हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट, एक लिस्ट है इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। मीन्स एक ऐसी लिस्ट जिसमें हमने मेटल की एक्टिविटी को देखा है कि कौन सी मेटल कितनी ज्यादा एक्टिव है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल कैसे एक्टिव है? पहले लिस्ट को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि भाई ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट को याद करते हैं। पहले है पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी एंड एयू। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे याद करना? केदार, क्या याद करोगे? केदार नाथ, कैल्शियम रह गया है, ठीक है, कैल्शियम भी आएगा इसमें आपका। केदारनाथ का माली, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा, जरा मतलब जिंक, जरा फीके मतलब आयरन, पकाता मतलब लेड, और है मतलब हाइड्रोजन। बाकी तो आपको पता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार पोटेशियम, नाथ सोडियम का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जिंक जरा फीके आयरन, और पकाता है लेड, है मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी सारे ये इससे नीचे हैं जो कि लीस्ट और लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। एंड दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। और ये जो सीरीज है इसमें जो आपकी रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ मेटल है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी याद करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स का क्या है? मेटल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो जो मेटल्स ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये इससे कम रिएक्टिव क्यों है? तो आपको ये याद रखना है कि जो मेटल जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, ठीक है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वही उतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। अब आप कहेंगे सोडियम और पोटेशियम में दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी ही करेंगे। कंपैरेटिवली कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि पोटेशियम lose electron faster than sodium, that's why potassium is more reactive than sodium। तो जो मेटल जितनी इजीली, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है वही उसकी क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है। इसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है इस रिएक्टिविटी सीरीज से, इस एक्टिविटी सीरीज से आपकी सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जो मेटल ऊपर है वो लेस वाले मेटल के जो सॉल्ट है उसको उससे डिस्प्लेस कर सकती है। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन, तो वो आप कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास है जिंक है, जिंक सल्फेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आयरन है। आयरन जिंक से नीचे है। क्या है? आयरन जिंक से नीचे है, तो आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस दिस जिंक। मीन्स की ये रिएक्शन तो फिर होगी नहीं। FeSO4 कैसे बनेगा? प्लस जिंक बनेगा क्या? नहीं। क्या बन सकता है? अगर आपकी रिएक्शन है FeSO4 प्लस जिंक, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि आयरन क्या है? जिंक से नीचे है। आयरन क्या है? जिंक से नीचे है। अगर हम करेंगे FeSO4 प्लस जिंक, तो यस, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस आयरन एंड कैन फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, अब कुछ मेटल्स जैसे कि आपका कॉपर है, Ag और Au है, जो हाइड्रोजन से नीचे है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी कम, मीन्स हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी देर में इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है, दीज आर द मेटल्स। मेटल से तो इलेक्ट्रॉन से लूज करना है,
but because the reactivity is very slow, that's why these are the less reactive metal. Means कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उतना ही ऊपर रखा हुआ है इस सीरीज में। ठीक है बच्चों, अगर आप सपोज क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, क्या क्वेश्चन आता है? कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखो कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, नीचे नहीं। सपोज ये क्वेश्चन नहीं, ये आता है, ये तो हो जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन आता है H2SO4 प्लस कॉपर, तो इस सीरीज में जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। समझे? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यू कैन अंडरस्टैंड विच मेटल कैन डिस्प्लेस विच मेटल और विच मेटल कैन डिस्प्लेस अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ एक आपका एक्सपेरिमेंट है कि आपने कॉपर सल्फेट में क्या डिप किया हुआ है, एक आयरन की नील। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आपने आयरन की नील डिप की हुई है, और एक आपका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका? आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें आपने कॉपर की एक जो तार है, कॉपर की एक शीट को डिप किया हुआ है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट हमारे चैनल पे कल शाम 7 बजे अपलोड हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को देखने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये सारी वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बन रही हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको करने ही है, क्योंकि आपके 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर, हाउ दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है एनसीईआरटी में। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर। हम पढ़ेंगे हाउ डू एंड व्हाई डू, कैसे और क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और आयनिक कंपाउंड का पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मेटल्स क्या है बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया था। मेटल्स आर दोज विच हैव 1, 2 and 3 electron in their outermost shell, and non-metals which have 4, 5, 6, 7 electrons in their outermost shell। मीन्स कि मेटल्स के पास जो उनकी आउटरमोस्ट शेल है। अब आउटरमोस्ट शेल क्या है कि सपोज हमारे पास एक मेटल है, जैसे हमने लिया सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 8, 1। तो ये इसकी इनर शेल्स हो गई, मतलब ये आपका के शेल है, एल है, ये हम 9th में पढ़ लिया था, एंड एम है के एल एम। तो ये जो बाह्य शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। तो इफ आउटरमोस्ट शेल have 1, 2 or 3 electrons, so it is called metal. If outermost shell have 4, 5, 6 and 7 electron, so this is non-metal. Now you understood? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का और क्लोरीन का। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फर्स्ट शेल में हमें पता है के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, फिर 8 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो मेटल और नॉन मेटल आपस अपनी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए अपनी, फिर मेटल, तो बच्चों मेटल क्या करेंगे, मेटल को अपनी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। कितने? इट कुड बी 2 और 8। मेटल्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
तो वो क्या हो जाएगी, उसकी आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब ज्यादा है। और नॉन मेटल्स में अगर हम क्लोरीन को देखेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम आयन। और क्लोरीन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करके गेन करके क्या बना लेगा, एक क्लोरीन नेगेटिव आयन बना लेगा। तो इन दोनों हाफ जो रिएक्शन है, इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मेटल है, जो कि सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इनके पास चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायन। बात करेंगे नॉन मेटल्स की, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट मींस नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद इन पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। मींस जो मेटल्स हैं दे फॉर्म कैटायंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर। तो इसके बारे में बात करेंगे। हमने इसका आंसर दे दिया है, व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। ऑक्टेट का मीन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। अगर हम ड्यूप्लेट का एग्जांपल लेंगे तो केवल हमारे पास हीलियम है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बच्चों। तो ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में, और ड्यूप्लेट का मतलब 2 होंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब कंबाइन तो हो रहे हैं, पर कंबाइन कैसे हो रहे हैं, दे फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड अ बॉन्ड ऑफ लव। हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑफ लव, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर में होता है ना बॉन्ड ऑफ लव। रक्षाबंधन पे हम क्या करते हैं, अपने भाई के राखी बांधते हैं, और भाई हमें क्या देता है, गिफ्ट देता है ना। बदले में हमने उसके राखी बांधी, उसके बदले उसने हमें क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। तो उसको, वो भी क्या है, एक बॉन्ड ऑफ लव है। इसी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे जिसको हम, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब आप बोलोगे मैम आयनिक बॉन्ड से क्या मतलब है, आयनिक बॉन्ड नाम क्यों दिया इसका। आयनिक बॉन्ड नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्या बने, आयंस बने। क्या बने, आयंस। यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना, और यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव आयन बना। बिकॉज when metal and non-metal combine together they form ions, that is why it is called ionic bond। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड भी कैसा होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये भी समझ में आ गया। तो मेटल में, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और दोनों ने जो बॉन्ड बनाया वो क्या होगा आपका, आयनिक बॉन्ड। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स में हम 4 एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं NaCl, जिसका आपने एग्जांपल देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव। एंड दे बोथ टुगेदर, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। मीन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के पास अगर सेम है तो सिंपल कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज आपको पता है कि वैलेंसी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन इन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसकी वैलेंसी क्या है, +1। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसकी कितनी वैलेंसी हो गई, -1।
1। अब यहाँ से देखो ये दोनों कंबाइन किया और सोडियम क्लोरीन क्या बन जाएगा आपका Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, जो आपने अभी पहले पढ़ा है। सोडियम की रिएक्शन या मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ पढ़ा है आपने, तो सोडियम ने रिएक्शन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ किया? ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26। ठीक है, अब 6 है यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पर इसको कितने चाहिए? 2। यानी कि एक सोडियम के एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपना सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी? एक ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया है? 2 ऑक्सीजन लिख दिया। अगर हम सपोज एक ही ऑक्सीजन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ O2। हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन को सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी? 2, क्योंकि एक सोडियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, पर ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2 की। तो कैसा बॉन्ड बनेगा? हमें क्या चाहिए होगा? एक सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या होगा? सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। पर ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 26। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म O2 माइनस। ऑक्सीजन क्या बना लेगा? 2 माइनस बनाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? Na2O। समझ में आया? क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 सोडियम से ले लेगा और क्या बना लेगा? Na2O। समझ में आ गया होगा। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, सेम एग्जांपल हम मैग्नीशियम में ले अगर, तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम +2 में चेंज करने के लिए क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। पर अगर हम क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम को बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 287। यानी कि क्लोरीन को क्या चाहिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? कैसे बनाएगा? देखो, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पर क्लोरीन को कितना चाहिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को क्या चाहिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन नेगेटिव बनाने के लिए। पर मैग्नीशियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 क्लोरीन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। किसके पास? 2 क्लोरीन के साथ। एक ही इसको दे देगा और एक ही इसको दे देगा। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कितना है? केवल एक। पर क्लोरीन कितने हैं? 2। तो कंपाउंड क्या बनेगा? MgCl2। सोडियम के केस में सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। कंपाउंड बना था सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पर क्लोरीन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन लेना है क्लोरीन को। कंपाउंड बनेगा MgCl2। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना? 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। यानी कि 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या बनाने के लिए? O2 माइनस बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। किसने? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिए, और कंपाउंड हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। When metal lose electron and non-metals gain electron, they form ionic bond। समझ में आ गया? आयनिक बॉन्ड की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप क्या लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों में से कुछ भी आएगा। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। The bond formed by the transfer
of electron, the bond formed by the transfer of electron is called ionic bond. इतना भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. The bond formed by the transfer of electron between metals and non-metals भी लिख सकते हैं. The bond formed by the transfer of electron is called ionic bond, and the number of electrons lose or gain for the formation of electrovalent or ionic bond is called electrovalency of the element. So this is all about the ionic bond. अब नेक्स्ट हम इसको नोट कर लीजिए. अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड. फटाफट करते हैं. देखिए बच्चों, हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन अगर आपका आता है लिखने के लिए, ठीक है, तो आपको हमेशा जो आंसर्स लिखने होते हैं बोर्ड में वो पॉइंट वाइज ही लिखने होते हैं. अगर इस तरह का क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है 3 और 4 मार्क्स का है और हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, हम पॉइंट्स में लिखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो सबका आंसर एक ही आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. क्या कैसे लिखेंगे आंसर? जैसे सपोज आएगा प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट सबसे पहले लिखेंगे. सो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर एंड दे आर हार्ड. एंड हार्ड है, ठीक है, दे आर हार्ड. हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between positive and negative ion, या between metals and non-metals. Strong electrostatic force of attraction between positive and negative ions. ठीक है. फिर melting and boiling point, they have high melting and boiling point. क्या लिखोगे? High melting point and boiling point. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसका रीजन भी क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. फिर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे. सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? लाइक बेंजीन, है ना, लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर. ठीक है. अब लास्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनमें पानी मिला दें, क्या मिला दें? पानी मिला दें मॉल्टन स्टेट में, या उसको मेल्ट हो जाए उसमें मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So this is all about the properties of ionic compound, ionic bond. आप ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे. रीजन फिजिकल स्टेट में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप ये लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दे आर हार्ड और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो थैंक यू बच्चों. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से पढ़िए. बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है. जैसे बता रहे हैं अगर वैसे करेंगे तो 100% यू विल गेट सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जाम्स.